शटर आपकी समझ को जानना चाहता है कि आप कितना समझ सकते हो। कोई भी अनसीन पैसेज देगा वो ये जानना चाहता है कि जो परीक्षार्थी है क्या इतना समझ उसके पास है कि कोई अनुच्छेद मैं दे रहा हूँ उसका वो आंसर निकाल करके रख सके। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है, कॉम्प्रिहेंड शब्द से बना है, इसका मतलब है समझ। जिसको अगर ये कहें कि बुद्धिमानी, जिसको अंग्रेजी में अगर वैसे कहा जाता है तो विजडम कहा जाता है। बुद्धिमत्ता तो आपकी बुद्धिमानी पर की जाती है। कहने का मतलब आपकी समझदारी जानना चाहता है एग्जामिनर, वो पेपर सेटर, पेपर बनाने वाले ये जानना चाहते हैं कि आपके पास ये समझ है या नहीं है कि कोई हम पैराग्राफ दें और उसका उसी में से हम कुछ प्रश्न पूछें और आप उसका आंसर दे सकें। इसके लिए जैसे कोई आपने गद्य खंड पहले भी आप अपठित गद्यांश का प्रश्न का उत्तर देते आए हो, लेकिन थोड़ा सा इस ट्रेंड में थोड़ा सा उससे अलग चलना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि आखिर क्या मेथड या ट्रिक है जिससे हम दिए गए अनुच्छेद के प्रश्नों को सही से हल कर सकें, या लगभग 5 प्रश्न आता तो पाँचों सही हो जाए। तो उसके लिए कुछ ऐसे ही मौलिक रूल है। ऐसा नहीं कि जो रूल है वो 100% फॉलो करोगे तो सही ही हो जाएगा। इसका कोई ऐसा कोई ऑथेंटिक रूल तो है नहीं कि जो मैं बता दूंगा कि पंकज माने कमल की प्रायवाची है वो तो होगा, कभी भी होगा, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन इसका जो आंसर होगा, इसका जो प्रश्न होगा, कोई जरूरी नहीं कि वह मेथड हो, लेकिन अमूमन लगभग 90% इस मेथड पर आधारित होगा कि जो मेथड, जो रूल, जो नियम आप हम समझते हैं या हम आपको बताएंगे उसको जो है आप फॉलो करें तो लगभग ये चांस रहता है कि सही कर ले जाओ। इसके लिए मान लीजिए कि कोई अनसीन पैसेज आपका ऐसे दिया हुआ है, ठीक? ये एक पैराग्राफ होता है पेपरों में, और इसी से संबंधित आपका क्वेश्चन बना होता है और इसके ऑप्शन भी होते हैं। यही होता है ना। अब आप क्या करते हैं, पहले इस अनुच्छेद को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यही करते हैं। आप इस गद्य खंड को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि पहला वाला प्रश्न पूछा क्या गया है, यह प्रश्न क्या वहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसका ये प्रश्न आप मान लीजिए, ये प्रश्न आपने पढ़ा और उसका जो जवाब है उस जवाब को ढूंढने का प्रयास आप यहाँ करने लगते हैं। इस हिसाब से सही हो जाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा चांसेज इसलिए नहीं होता, जबकि मेथड थोड़ा सा दूसरा ट्रिक अपनाना चाहिए, दूसरे तरीके से। पहले आप इस अनसीन को मत पढ़ो, पहले इस अनसीन को पढ़ो ही मत। तब क्या करोगे, पहले इस प्रश्न को पढ़ो। इस प्रश्न से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आखिर यह प्रश्न पूछ क्या रहा है, किसके बारे में। जैसे मान लीजिए इसको आपको पता नहीं कि ये क्या चीज है, किसके बारे में है, कबीर के बारे में है, प्रसाद के बारे में है, प्रेमचंद्र के बारे में है, औद्योगिक क्रांति के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, किसके बारे में कोई मतलब नहीं आपको पता है। आपने यह प्रश्न देखा और इस प्रश्न में मान लीजिए आपकी समझ में आया कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो उसका उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। आपको ये पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन कम से कम आपको एक इंफॉर्मेशन मिला, यह जो पैसेज है वो इससे संबंधित है। ये केवल प्रश्न या उत्तर उसके सही करने के कुछ अपने हम सुझाए हुए, ऐसे समझे हुए नियम है। ऐसा कोई किताब में नहीं मिलेगा कि आप किताब में ढूंढेंगे जो मैंने नियम पढ़ाया वो ढूंढोगे तो मिलेगा, कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप रीजनिंग हल करते हो तो कोई ना कोई ट्रिक से, कोई मैथ हल करते हो, कोई फार्मूला लगा देते हो, या शॉर्ट ट्रिक कोई मैथ आप सही कर लेते हो। बस वैसे ही समझो कि अनसीन को सही करने का सरल से सरलतम तरीका हो क्या सकता है, ताकि हम जो अनसीन पैसेज दिया गया है उसके प्रश्न को हम बड़ी सावधानी से लगभग सही कर ले जाए। 5 ही तो आता है, 5 या 4 यही आता है।
तो पहले इसको न पढ़ करके पहले प्रश्न को पढ़ लें तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन से आप इसको चारों विकल्प पढ़ोगे, उसका जवाब पढ़ना है तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हो, मतलब उसका संबंध स्थापित करने में सहायता देगा। फिर इस चीज को पढ़ना चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन आखिर यहां पर कहां पर है। फिर इसका इंफॉर्मेशन आप यहां देखें तो जरूर कहीं ना कहीं होगा। और पहली चीज आप ये जान लीजिए, आपके ज्ञान का कोई मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं तो अनसीन पैसेज से हट करके आप जवाब देंगे। अनसीन पैसेज का मतलब अनसीन पैसेज, वहां जो पूछा जा रहा है केवल उसी का उत्तर आपको देना है, न कि आप अर्थशास्त्र से पीजी किया है, पीएचडी किया है और आपके पास बहुत नॉलेज है और भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के कारण मान लीजिए प्रश्न आ गया, ये कारण है, निम्न में से कौन है? कृषि क्रांति है, औद्योगिक विकास है, टैक्स दर में रिबेट है और उपयुक्त सभी है। तो देखा जाए तो सभी, ये तो आपका अर्थशास्त्र कहता है, लेकिन आपके ज्ञान का वहां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अनसीन पैसेज अगर कह रहा है कि कृषि क्रांति के नाते भारत में विकास दर बढ़ा है तो उसका जवाब केवल कृषि क्रांति होगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? कहने का तात्पर्य कि उपयुक्त सभी आपके ज्ञान के अनुसार, क्योंकि आप अर्थशास्त्र पढ़े हैं, आपको पता है कि विकास दर में सारी चीज की भूमिका होती है। बात समझ रहे हैं? तो जिसकी भूमिका होती है वो तो ठीक है, लेकिन पैसेज में क्या पूछा है? और पैसेज में सीधा लिखा हुआ है कि भारत के विकास में औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति की बड़ी भूमिका रही है और उपयुक्त सभी दे दिया। यद्यप सारी चीज सही है, उद्योगों का भी विकास दर में बहुत बड़ी भूमिका है, कृषि का भी बहुत बड़ी भूमिका है, टैक्स का भी बहुत बड़ी भूमिका है और एक विकल्प है उपयुक्त सभी। तो क्या आप सभी मानेंगे? आपका ज्ञान क्या कहता है? फिर वहां पर सभी मारेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके होल नॉलेज का उनसे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितना अर्थशास्त्र का ज्ञान है। संविधान क्या कहता है, कौन सा रूल संविधान में है, वहां इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? अनसीन पैसेज से। जो पैराग्राफ में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर देना। आपके पास चाहे जितना नॉलेज बढ़ा हो उससे उसके कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर पहले रूल के हिसाब से देखें कि कंप्रिहेंशन कभी हल किए हो? एक आध दो से नहीं किए हो? आप लोग कभी कंप्रिहेंशन हल किए हो? अनसीन पैसेज कभी हल नहीं किए हो? कोई पेपर दिए होंगे उसमें अनसीन पैसेज जरूर आया होगा, तो उसमें कुछ ऐसा क्या समझ लगाते हैं, क्या ट्रिक लगाते हैं ताकि ये सही हो जाए? हमको तो लगता यही है कि आप पहले गद्य पढ़ लेते होंगे, उसके बाद प्रश्न देखते होंगे, प्रश्न का उत्तर उसमें ढूंढते होंगे, यही है। इससे सही नहीं हो पाएगा। इसके लिए पहला, हमारे हिसाब से पहला तरीका ये बनता है कि आप इस अनसीन पैसेज से संबंधित जो नॉलेज है केवल उसी का ही मतलब आपको रखना है। पहले अपना दिमाग में ये रख लीजिए, आपको बाहरी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। आप हिंदी से पीएचडी हैं, कुछ भी हैं, एमए हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी है, लेकिन जिस बारे में वो पूछ रहा है अनसीन पैसेज, उसी से मतलब रखना है, बाकी ज्ञान से आपको मतलब नहीं है। प्रेमचंद ने 8 उपन्यास लिखे हैं, 400 कहानियां लिखी हैं, सारा आपको याद है, लेकिन जिक्र किसका हो रहा है? केवल गोदान का अगर जिक्र हो रहा है, केवल गोदान का अगर जिक्र हो रहा है तो गोदान से ही मतलब रखना है, बाकी से मतलब नहीं रखना है। बाकी जैसे प्रेमचंद के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, ऐसे पॉलिटिकल साइंस का कोई मैटर है, कोई अनसीन पैसेज है कि आप सारे संविधान के अनुच्छेद को रट डाले हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है ये महत्वपूर्ण है। जैसे एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, लगभग सर्वसाधारण लगता है कि ये किसी छात्र को आपने किसी उद्दंडता करता है और आप उसको बाहर कर देते हैं, और उसके बाद आपका क्या कर्तव्य है? नाम काट देना, फेल कर देना, अभिभावक को सूचित करना या दंडित करना। अनुशासन के लिए तो सब कुछ जरूरी है,
और लिख दिया उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ठीक तो है, अनुशासित करने के लिए आप सारे कंडे अपना सकते हो, लेकिन वास्तव में क्या है, तो आपके मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड हो गया कि वास्तव में व्यवहारिकता क्या कहती है। व्यवहारिकता क्या कहती है, उस हिसाब से, उस समझ से आपको उसको उत्तर देना है। न नाम काटना है, न दंडित करना है, बल्कि उसके अभिभावक को सूचित कर देना। सही तो सब कुछ है अनुशासन के लिए, लेकिन नहीं करना है। ऐसे भारत के विकास दर में कृषि क्रांति का बड़ा महत्व रहा है। यही से पैसा स्टार्ट होता है। मान लीजिए पहला नियम ये कहता है, फर्स्ट नियम में, कि मान लीजिए कोई असीम पैसेज है जो कह रहा है कि भारत के विकास दर में या भारत के विकास वृद्धि में कृषि क्रांति का बड़ा महत्व रहा है। अब इसी से संबंधित प्रश्न आया कि भारत उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है, उसके मुख्य कारण हैं। अब आपके पास मान लीजिए कि अर्थशास्त्र का ज्ञान पूरा है, आपके पास बहुत पता है कि वास्तव में विकास वृद्धि के क्या क्या कारण होते हैं, कैसे कैसे भारत विकास कर रहा है, देश कर रहा है या लोग कर रहे हैं। अब उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, कृषि क्रांति, औद्योगिक विकास, उपयुक्त सभी। अंशित पैसे शुरू में कह रहा है कि भारत के विकास में कृषि क्रांति का बड़ा महत्व रहा है, और उसी संबंधित प्रश्न आपके पहला प्रश्न दे दिया कि भारत के विकास में मुख्य कारण है। अब मुख्य कारण है, अब यहां कह रहा है कृषि क्रांति, औद्योगिक विकास, टैक्स रेट, उपयुक्त सभी। अनसीन पैसेज को आपको करना है कि आपका ज्ञान वहां उपयोगी है? आप बताओ, आपके पास कितना अर्थशास्त्र का ज्ञान है, ये महत्वपूर्ण है, कि अनसीन पैसेज जो पैराग्राफ है वो क्या कह रहा है, इसका मतलब है। इसके अकॉर्डिंग चलना है। आपको ध्यान देना है कि आपको जो कुछ करना है इसी के अकॉर्डिंग करना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसका इसका जवाब जानना चाहता है। आपके पास कितना ज्ञान है इसका जवाब उनको नहीं चाहिए, इसका जवाब उनको और प्रश्नों में आपको देना है। इतिहास, भूगोल, तमाम जीएस के प्रश्न होंगे, वो सारा नॉलेज आप वहां दीजिए। अनसीन में केवल वो अनसीन की समझदारी जानना चाहता है, आपकी बुद्धिमत्ता जानना चाहता है कि आप क्या पकड़ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। अब आप यद्यप अर्थशास्त्र को खूब जानते हैं तो आपको ये पता होगा, हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, उपयुक्त सभी एक विकल्प तो ऐसा दे ही देता है उपयुक्त सभी वाला। अब ये ज्यादा लफड़ा करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब उपयुक्त सभी अर्थशास्त्र के हिसाब से, जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा या अर्थ का ज्ञान होगा, उनको ये पता है कि ये भारत के विकास में सबके काम है, सबकी भूमिका है। लेकिन अनसीन पैसेज ये नहीं करता कि आप अपने ज्ञान का प्रयोग करें, बल्कि अनसीन पैसेज क्या कर रहा है, उसका प्रयोग करें। तो पहला ट्रिक ये है कि आपको अपने ज्ञान से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखना है, आपको अनसीन पैसेज को लेना है और उसके हिसाब से जवाब देना है। और पहली लाइन में अगर लिखा गया है कि भारत के विकास में कृषि क्रांति का बड़ा महत्व रहा है, इसका जवाब केवल यह होगा, बाकी सब नहीं होगा। मतलब आपका व्यवहारिक ज्ञान से कोई मतलब नहीं। हाँ, थोड़ा सा धारणात्मक प्रश्न अगर कोई हो तो अलग की बात है। धारणात्मक प्रश्न जो होते हैं वो थोड़ा सा व्यवहारिक में आएंगे, और वो धारणा से संबंधित होता है, उनमें आपकी धारणा का विचार किया जा सकता है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। लेकिन जो थ्योरेटिकल प्रश्न है, सैद्धांतिक प्रश्न है, जो अंतिम पैसे से डायरेक्ट कोरिलेट किए गए हैं, उनका मतलब केवल अंतिम से ही रखना है। बात समझ आई? दूसरे नंबर पे अगर देखें कि और क्या सावधानी करें ताकि अंतिम पैसेज और टेबल और सही हो जाए, तो दूसरे के हिसाब से अगर हम देखें तो यदि विकल्पों में ऑप्शन 4 होंगे, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन होंगे। यदि विकल्पों में आत्यांतिक शब्दों की बहुलता हो या आया हो तो लगभग वे
गलत होते हैं। इसको चाहे तो इसे नोट कर सकते हो आप लोग, जनरली इंफॉर्मेशन के लिए कि कम से कम अंतिम को हल करने का किस मेथड से हल किया जाए कि अंतिम लगभग सही हो जाए। यदि विकल्पों में पहले नियम के अनुसार मैंने बताया कि जो भी आपको उत्तर देना है वो अनसीन के अकॉर्डिंग देना है। आपका व्यक्तिगत ज्ञान वहां कोई मतलब या आप किस विषय के मास्टर हैं ये मायने नहीं रखता। आपको उत्तर किससे देना है, सीधा आपको अनसीन पैसेज से लेना है। अनसीन पैसेज क्या कहता है ये महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, विकल्पों में यदि आत्यांतिक शब्द की बहुलता या आया हो लगभग, तो वो लगभग 90% मान के चलो कि लगभग असत्य ही हो गया। अब कहोगे कि आत्यांतिक शब्द क्या है, आत्यांतिक समझ में आ रहा है ना। आत्यांतिक शब्द का मतलब जैसे सभी, केवल, प्रत्येक, कोई भी, ये लगभग शब्द विकल्पों में यदि आते हैं तो लगभग वो वाले ऑप्शन सही होने की संभावना लगभग कम होती है। उसे इक्का दुक्का प्रश्न कोई सही हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन संभावनाएं कम होती है। तीसरी चीज, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका ध्यान आपको रखना चाहिए, और ये केवल अनसीन के लिए नहीं सारे प्रश्नों के लिए कारगर है। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर इंडक्टिव मेथड से मत दे करके डिडक्टिव मेथड से देना चाहिए। मतलब निगमनात्मक पद्धति। ये निगमनात्मक पद्धति क्या है? निगमनात्मक पद्धति से उत्तर देने का मतलब क्या है कि आप कैसे उत्तर देंगे, वो निगमनात्मक पद्धति में आएगा या डिडक्टिव मेथड में आएगा, इनडायरेक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड में क्यों नहीं आएगा। इसका मतलब ये है, जैसे हमको ये बिल्कुल नहीं पता है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, आपको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आपने एक दिन राम को मरते देखा, एक दिन श्याम को मरते देखा, अगले दिन मोहन को मरते देखा, तो आप इस निष्कर्ष पे जरूर पहुंचेंगे कि लगता है सभी मनुष्य मरणशील है क्या।
निगमनात्मक पद्धति कहती है कि विशेष से सामान्य की तरफ चला जाए। हमको बिल्कुल नहीं पता है कि सभी मनुष्य मरते हैं या मरणशील हैं, लेकिन हमने लगभग ये देखा कि एक न एक दिन कोई न कोई मर रहा है। तो हम इस निष्कर्ष पर जाएंगे, मतलब बाध्य हो जाएंगे जाने के लिए, यद्यप हमको पता नहीं कि क्या होता है, लेकिन हम जाएंगे इस निष्कर्ष पर कि लगता है सभी मनुष्य मरणशील हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन 4 दिए होते हैं, ए, बी, सी और डी, 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इसमें से किसी का उत्तर नहीं पता, मान लो, मतलब ये बिल्कुल नहीं पता है कि सभी मनुष्य मरणशील है, नहीं पता है। लेकिन आपने एक दिन देखा एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, दूसरे दिन दूसरे की हुई, तीसरे दिन तीसरे की हुई, चौथे दिन ऐसे आप लगभग 100, 200, 400, 500 को देखा। तो आप एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे कि हमें लगता है कि सभी मनुष्य मरणशील है। आपको इनमें से किसी का उत्तर नहीं पता है, अनसीन पैसेज आपने पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है कि यह नहीं है, ये समझ में आ रहा है। आपके पास सही कौन है ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ऑप्शन नंबर ए गलत है, सही नहीं है। अब ऑप्शन बचा क्या, 3 बचे। 3 में भी देखा कि ए भी नहीं है। आपको सही नहीं पता है, मैं फिर कह रहा हूं, सही आपको नहीं पता है, लेकिन गलत का पता आपने कर लिया कि ये चीज तो पैराग्राफ में कहीं जिक्र ही नहीं है। जिस प्रश्न को ए नंबर में पूछा गया है, इसका पूरे अनसीन पैसेज में कहीं कोई मतलब नहीं है, तो नहीं मतलब है। और अगर इसी प्रश्न को पूछा गया यहां पर, तो इसका मतलब उलझाने के लिए दिया गया है। आपने इसको डिलीट कर दिया, काट दिया, इसको भी काट दिया, सी को भी काट दिया। अब निष्कर्षतः आपको उत्तर नहीं पता, लेकिन ऑटोमेटिक डी सही होगा। आपको सही जवाब नहीं पता है, लेकिन गलत का जवाब आपने ढूंढ लिया, तो सही ऑटोमेटिक लग जाएगा। सभी मनुष्य मरणशील हैं ये नहीं पता था, लेकिन आपने कई लोगों को मरते हुए देखा। ये है डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक पद्धति। ये ऐसा नहीं कि अनसीन पैसेज में ही काम करता है, ये सारे पेपरों में आप जीएस का प्रश्न करते हैं, मैथ का करते हैं, हिंदी का करते हैं और कोई चीज़ का करते हैं, उसमें ये देखने का प्रयास करना चाहिए लगभग कि सही जो है वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन गलत वाला तो ये है कि ये तो नहीं है। तो आपके ऑप्शन कम हो जाते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सही करने की। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रेमचंद के 4 उपन्यास पूछ लिए गए हैं। निम्न में से केवल ये कहा गया कि निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है। आपने नहीं पढ़ा कभी प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है, और ऑप्शन में दे दिया गया कंकाल, तितली, गोदान, धरती धन्य अपना। 4 उपन्यास यहां पर दिए गए हैं। पूछ रहा है कि प्रेमचंद का निम्न में से कौन सा उपन्यास है। आपको प्रेमचंद का उपन्यास बिल्कुल नहीं पता। ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न है, इसलिए हमको लगता है सबको आता होगा कि ये प्रश्न है, ये प्रेमचंद जी का है। ये मान के चलो हमको एक भी ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन ये है कि ये पता है कि कंकाल प्रेमचंद ने नहीं लिखा है। प्रेमचंद का नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि कंकाल प्रेमचंद ने नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है, कंकाल उनका नहीं हो सकता, तो इसको आप डिलीट तो कर सकते हो। अब आपका ऑप्शन क्यों 3 बचे? 4 में जो उलझ रहे थे वो 3 में उलझो थोड़ा सा। 4 ऑप्शन से 3 हुआ। ये भी पता आपने किया कि आप जब पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद की जीवनी, तो पता लगा जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, तितली और इरावती 3 उपन्यास लिखे हैं। तो तितली को भी आपने काट दिया, ये भी प्रेमचंद जी का नहीं है, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद का मैंने पढ़ा था। अब इसमें प्रेमचंद का है कौन? अब आप प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? गोदान और डी में 2 ही ऑप्शन में बनेगी। इनमें से दोनों से सपोज करो कि आपको एक भी नहीं पता है, न इनका पता है न गोदान का पता है, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी 50-50 है कि नहीं? 50% सही होने के ऑप्शन है कि नहीं आपके पास? अगर तुक ताल से यहां लग गया तब तो 100% सही कर दिया आपने। अगर नहीं भी लगा
तो केवल ऑप्शन 2 ही बना, मतलब कि आपको दोनों नहीं पता था, लेकिन 50% सही होने की चांस है। यहाँ पर 50% का नहीं चांस था, यहाँ पर तो आप यहाँ भी टिक लगा सकते थे और नीचे वाले पर भी लगा सकते थे। ये है निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति कहता है कि छोटे छोटे उदाहरणों को हम निकालते चलें ताकि हम निष्कर्ष पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। बात समझ रहे हैं? निगमनात्मक पद्धति का मतलब ये हुआ कि विशेष से सामान्य का नियम बनाना। विशेष से 1 को देखा, 2 को देखा, 3 को देखा, 4 को देखा, तो अंततः निष्कर्ष पे आते हैं कि लगभग ऐसा ही होता है। भाई एक साल जुलाई में पानी बरसा, दूसरी साल भी जुलाई में पानी बरसा, तीसरी साल भी जुलाई में पानी बरसा, तो इस निष्कर्ष पे आएंगे कि हमको लगता है वर्षा का महीना यही है। आपको ये नहीं पता था पहले, लेकिन अब पता, क्योंकि लगभग मैंने 3-4 साल से यही देखा कि जुलाई में ही पानी बरसता है। तो मतलब क्या हुआ कि विशेष से सामान्य नियम बना लेना। यह निगमनात्मक पद्धति कहता है कि आपको ऑप्शन का पता न हो, लेकिन कम से कम निकालने, क्रॉस कर देगा, हटा देने का दिमाग से कि हमको इन पे विचार नहीं करना, इस पे विचार नहीं करना है, तो ऑटोमेटिक इस पे आकर के रुकेगा और वह प्रश्न सही होगा। अनसीन पैसेज का ये भी रूल है। आप जिक्र देखो कि जिक्र इसका अनसीन में है कि नहीं है, अनुच्छेद में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो नहीं दिया गया तो उसको हटाओ। पूछ रहा है राजा के कितने लड़के थे, ऑप्शन में 4 कहीं नहीं है और लिखा है विकल्प में 4, तो क्या 4 लगाओगे? 4 हटाओ पहले। फिर वहां पर 2 लिखा है और यहां पर एक विकल्प में 1 दिया है, तो 4 और 1 को तो हटा दो। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब पहले उसको हटाने का प्रयास करो कि कैसे कम से कम ऑप्शन पर विचार किया जाए, कुछ बचे। अब भाई देखिए, जब एकदम नहीं पढ़ा है, एकदम नहीं जानकारी है, तो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी तो 50-50 बनेगी। भाई किसी चीज़ को आपने जाना ही नहीं है तो ऐसा नहीं कि 100% ये गारंटी है कि सही ही कर दोगे। 30 धन अपना पे लगा दोगे, गोदान पे नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको न तो वो पता था, न तो वो पता था। लेकिन अगर आपने गोदान को नहीं जाना, लेकिन 30 धन अपना को भी जाना है कि ये जगदीश चंद्र का उपन्यास है, तो इसको भी आप तुरंत काट देंगे। अब ये पता हो या ना हो, ये पता है या नहीं है कि प्रेमचंद का है कि नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास ये विकल्प है कि यही सही है, इसके अलावा कोई सही नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा अनसीन सही करने का एक ट्रिक है, एक मेथड है, जिसको फॉलो करना चाहिए अनसीन पैसेज को पढ़ते हुए। और कुछ चीजें हैं, देखिए। और दो चीजें होती हैं, एक होता है शीर्षक और एक होता है संदेश या निष्कर्ष। कभी कभी गद्य खंड आएगा, उसमें कहेगा उपयुक्त का शीर्षक क्या है, या नीचे संदेश दे देगा, ऐसा प्रश्न आता है। तो अमूमन होता है कि गद्य खंड कोई भी शुरू करोगे तो स्टार्ट की लाइन में ही शीर्षक होता है। कोई भी गद्य खंड होगा, अगर आपको अनुच्छेद दिया गया है तो शीर्षक लगभग ऊपर से शुरू होता है। कहने का मतलब अगर 2 पार्ट में बांट दें तो यहाँ पर आपका शीर्षक होगा और यहाँ पर संदेश होगा। नीचे की लाइन में 2 लाइन 3 लाइन में आपका लगभग उसका संदेश होगा और ऊपर की लाइन में आपका 1-2 लाइन में आपका शीर्षक पता लगता है कि आखिर जो गद्य खंड है वो किस टॉपिक पे बात करना चाहता है। इससे आप शीर्षक को निकालने में आसानी होगी। कोई भी पैराग्राफ, अभी एक पैराग्राफ पढ़ करके हम बताएंगे, आपको समझाएंगे उदाहरण के रूप में। वैसे आपके पास तो वो अनुच्छेद आपके पास तो है नहीं जो मेरे पास है, मैं किसी को पढ़ूंगा तो आपके और सुनेंगे। अगर वही चीज़ आप सबके पास होता तो आसानी होती थोड़ा सा एक अनसीन पैसेज हल करके बता देंगे। लेकिन फिर भी जो हमारे पास है उसके हिसाब से एक अनसीन पैसेज हल करके देखा जाएगा। अगली चीज है कि भाषा की समझ। अनसीन पैसेज में बहुत मायने रखता है
कि जो शब्द दिए गए हैं या शब्दावली दिया गया है, जो अनुच्छेद दिए गए हैं, उन शब्दों की समझ कितनी है, आप उस शब्द को कितना समझ रहे हैं। कभी कभी कोई शब्द ऐसा आएगा जो उलझा करके रख देता है कि इसका मतलब तो बिल्कुल सुना ही नहीं है। तो प्रयास ये करना चाहिए, अगर अंग्रेजी वर्जन उसका समझ में आ रहा है तो अंग्रेजी वाला देख लो, कम से कम उसी हिसाब से सही कर ले जाओगे। लेकिन ऐसा हिंदी वाले अनसीन पैसेज में नहीं होगा, क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेट अंग्रेजी वाला नहीं देगा। कोई सामान्य ज्ञान का प्रश्न तो होता नहीं, ये तो अनसीन पैसेज है। और अनसीन पैसेज जो है हिंदी में अगर कोई होगा तो उसका अंग्रेजी में नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा भाषा की समझ या भाषा की स्पष्टता एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब यह चीज़ अभ्यास से हो सकता है। अगर भाषा आप समझ रहे हैं तो आपका लगभग जो प्रश्न कुछ क्लिष्ट लगते हैं या कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसका मतलब आप जानते होते तो शायद वो प्रश्न सही कर लेते। लेकिन भाषा की समझ या भाषा की स्पष्टता या वाक्य विन्यास समझ करके उसके अर्थ को जान लेना, ये चीज़ अभ्यास से हो पाएगा। ये चीज़ आपको बार बार कोई अनसीन पैसेज को हल करो, निबंध को पढ़ो, उससे इसका मामला हल हो सकता है। कंप्रिहेंशन में और कोई बहुत ऐसा कोई अथेंटिक रूल नहीं है जिसको लिखा हो किताब में और पढ़ें अनसीन पैसेज हम हल कर सकें, ऐसा कोई मतलब नहीं है। केवल एक ट्रिक, एक मेथड, एक अनुभव, इसी हिसाब से आप इसको क्या करते हैं, हल कर सकते हैं। सरल से सरलतम तरीका भी अपना सकते हैं। और नहीं तो क्या है, सेट पेपर आते हैं, जैसे यूपीएससी के तमाम एग्जाम हुए हैं, पिछला कोई पेपर मिल जाए, 2-4 वर्षों का पेपर मिल जाए, या तो अब तो किताबों में बन करके शायद पेपर के सेट पूरे आते हैं, उसको लेकर के 2-4 वर्षों के पेपर के अनसीन पैसेज को देखा जाए और उसको हल कर लिया जाए। उस हिसाब से भी उसका हल निकल जाएगा, सल्यूशन निकल जाएगा। मतलब अभ्यास इसमें आवश्यक है। आपने कभी अनसीन पैसेज को देखा नहीं, कभी एक भी हल नहीं किया, तब ये थोड़ी सी समस्या पहली बार देख करके आएगी कि वास्तव में इसका शीर्षक क्या होगा, इसका संदेश क्या होगा, या जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। कुछ लोग थोड़ा सा आईक्यू लेवल ठीक है, समझ जाते हैं हाँ इसका प्रश्न तो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन ये गलती मत करना जो मैंने पहली बार बताया, पहली बार, कि आपके ज्ञान का कोई मतलब वहाँ नहीं है। अनसीन क्या कहता है उसका मतलब, अगर आप अपना ज्ञान वहाँ लगाए तब उपयुक्त सही वाला प्रश्न सही कर देंगे, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। भारत के विकास में केवल कृषि क्रांति नहीं बल्कि सारे जिम्मेदार हैं। ये केवल धारणात्मक प्रश्न में सारे सही आएंगे, बाकी जो अनसीन कह रहा है उसी का जवाब आपको देना है। एक अनसीन पैसेज का उदाहरण लेकर के थोड़ा सा समझा जाए। आपके पास उसका अनसीन नहीं होगा, हमारे पास एक अनसीन पैसेज है। ये किताब है, ये कोई पेपर होता तो डलवा देते। ये किताब है, नेट का किताब है, उसमें अनसीन दिया है और वो भी वो हिंदी से संबंधित है। वैसे आपका हिंदी संबंधित अनसीन जो आता है वो तो कहाँ से आएगा, अर्थव्यवस्था से कि संविधान से कि देश के विकास से कि कहाँ से आएगा, उसका कोई भूमंडलीकरण से आ जाए, भौगोलिक पृष्ठभूमि से आ जाए, उसका कोई पता नहीं कहाँ से आएगा। मैं एक उदाहरण के रूप में एक हिंदी का चैप्टर या पैराग्राफ लेता हूँ जिसमें देखता हूँ कि प्रश्न किस प्रकार से मुझे बनाया है और उसका जवाब क्या होगा। इसमें हिंदी साहित्य के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि प्रयोगवाद क्या है। हिंदी स्टूडेंट कोई है जो यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा हो, प्रयोगवाद नाम सुना होगा। 5 मिनट में उस गद्य खंड को पढ़ता हूँ मैं और उसको उसके प्रश्न को आपके पास भेजता हूँ। प्रश्न आप अपने हिसाब से देखिएगा। प्रयोगवाद का हिंदी काव्य में आरंभ 1943 के तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है, जिसका संपादन अज्ञे जी ने किया था। इन संग्रह में 7 कवियों की ऐसी कविताएं संकलित थी जो कि नई संवेदनाओं, नई भावबोध, नए शिल्प से युक्त थे। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते थे। भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग तथा उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग इन कवियों
ने किए, इसलिए इस काव्य धारा का नाम प्रयोगवाद पड़ा। किंतु अज्ञेय ने प्रयोग को कविता का साध्य न मान करके साधन माना और कहा कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, अपितु वह साधन है। प्रयोगवादी कवियों ने उस यथार्थ को अभिव्यक्त किया जिसे वह स्वयं भोगता है। प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया और जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता और संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की। दमित काम भावना के साथ साथ लघु मानव की प्रतिष्ठा को भी प्रयोगवादी कवियों ने काव्य का विषय बनाया। ये इतना लंबा अनुच्छेद था, ज्यादा लंबा नहीं है। प्रयोगवादी साहित्य का उत्थान जब होता है तो उसके बारे में चर्चा किया। प्रयोगवाद आया कैसे, प्रगतिवाद के बाद। अब ये मान लीजिए अनुच्छेद है, ये आपके लिए अनसीन है। जो हिंदी वाले नहीं उनके लिए तो और अनसीन पैसेज हो गया, अपठित ज्ञान हो गया। अब इसमें करें उक्त अवतरण का शीर्षक इसमें से क्या है। मैंने कहा शीर्षक लगभग 1 से 2 लाइन के पहले स्टार्ट में आ जाता है। बात समझ रहे हैं? शीर्षक कहाँ आ जाता है? 1 से 2 लाइन, मतलब स्टार्ट में जो गद्य खंड होगा उसमें से 1-2 लाइन में आप पढ़ना चालू करेंगे तो लगभग उसका शीर्षक मतलब टाइटल समझ में आ जाता है कि ये चीज के बारे में ये बात कह रहा होगा। अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि उक्त अवतरण का शीर्षक इनमें से क्या है। विकल्प क्या दिया है? प्रयोगवाद, प्रयोगवाद कथ्य और शिल्प, प्रयोगवाद की विषय वस्तु और प्रयोगवाद का मूल्यांकन। देखिए 4 के चारों में प्रयोगवाद शब्द यूज किया। ठीक, अगर आपके दिमाग में केवल प्रयोगवाद आता है तो आप इस प्रश्न को गलत कर जाएंगे, क्योंकि चारों में प्रयोगवाद है। चारों में क्या है? प्रयोगवाद शब्द को यूज किया। कंफ्यूजन में वैसे तो अलग कर देता थोड़ा सा, प्रयोगवाद के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, प्रगतिवाद के बारे में, भक्तिकाल के बारे में, तब तो आपका क्लियर था प्रयोगवाद का मैटर है ये। अब तो ये कह दिया कि प्रयोगवाद के चारों विकल्प दे दिया। प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद कथ्य और शिल्प है, प्रयोगवाद का विषय वस्तु है और प्रयोगवाद का मूल्यांकन है। अब इनमें से एक ही सही है। निर्माणात्मक पद्धति का उपयोग कीजिए। मैंने कहा कि जो आता है, जो नहीं आता है उसको पहले हटाओ। इनमें से कौन सा सही है ये आपको नहीं पता है, लेकिन कौन सा गलत है ये काम करो। प्रयोगवाद सब में है, इसलिए थोड़ा सा कठिन बन रहा है कि इसका वास्तव में उपयुक्त उचित उत्तर क्या होगा। अब इसमें क्या करेंगे कि ऊपर की लाइन को आप फिर से एक बार पढ़ लें। अभी कंफ्यूजन हो गया होगा, पढ़ा एक बार पढ़ा समझ में नहीं आया, प्रश्न आप देखा तो प्रश्न देखने के बाद क्या कर रहा है? प्रयोगवाद का हिंदी काव्य में आरंभ 1943 के तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है, जिसका संपादन अज्ञेय जी ने किया। इस संग्रह में 7 कवियों की ऐसी कविताएं संग्रहित थी जो नई संवेदनाएं, नए भावों और शिल्प से युक्त थी। इसका मतलब ये हो गया नए भावबोध और शिल्प से युक्त थी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रयोगवाद के कथा वस्तु और उसके शिल्प के बारे में बात हो रही है, केवल प्रयोगवाद के बारे में बात नहीं हो रही है। प्रयोगवाद कथ्य और शिल्प, ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न इसी में से दिया है, इस काव्य धारा को प्रयोगवाद इसलिए कहा गया क्योंकि इस धारा के कवि क्या है? कह रहे हैं कि प्रयोगशील थे, प्रयोग धर्मी थे, प्रयोग को इष्ट मानते थे और व्यक्तिगत सत्य को अभिव्यक्ति देते थे। अब आपके पास अवतरण नहीं है, आप भी देख लेते हैं। आप जितना मैंने पढ़ा वो शायद भूल भी गया होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रयोग धर्मी थे, प्रयोग प्रगतिशील थे, प्रयोग को इष्ट मानते थे या व्यक्तिगत सत्य को अभिव्यक्ति देते थे। तो यहाँ पर स्पष्ट एकदम लिखा हुआ है कि प्रयोगवादी कवि प्रयोग धर्मी थे। तो इसका जवाब ऑप्शन के हिसाब से वो वाला सही हो गया। प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? अज्ञेय। ये आपने देखा है और ये आपने तुरंत सही कर लिया, क्योंकि उसमें लिखा है कि तार सप्तक के प्रकाशन से अज्ञेय ने इसका प्रकाशन किया।
तो अब इसमें ऑप्शन में अगेन 3-4 जगह है, क्या करोगे? प्रयोगवाद का प्रकाशन किसने किया? अज्ञेय केवल एक ऑप्शन में होते तब तो सही हो जाता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 अज्ञेय, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञेय और तार सप्तक, ऑप्शन नंबर 3 जगदीश गुप्त और ऑप्शन नंबर 4 तार सप्तक। तो अज्ञेय और तार सप्तक, क्योंकि अज्ञेय ने किया तार सप्तक पत्रिका के माध्यम से, तो दोनों चीज अगर विकल्प में है और इसमें यही उत्तर इसका सही होगा। अज्ञेय के मत अनुसार प्रयोग है कविता का साध्य है, कविता का साधन है, कविता की आत्मा है और कविता का शिल्प है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है बल्कि साधन है, यही लिखा है ना, तो इसका जवाब यही होगा, प्रयोग अपने आप में साधन है। और कौन सी दो प्रमुख प्रवृत्तियां प्रयोगवाद की इस अवधारणा में बताई गई है? दो विचारधारा, दो प्रवृत्ति निकल करके सामने आती है, वो कौन कौन सी है? एक है दलित चेतना, शिल्पगत नवीनता, दूसरा है मार्क्सवादी चिंतन और नए उपमान, तीसरा है दलित काम वासना और लघुमानों की प्रतिष्ठा, और चौथा है नए प्रयोग और नए शिल्प। इसमें लिखा है कि दमित काम भावना और के साथ साथ लघुमानों की प्रतिष्ठा प्रयोगवादी काव्य का विषय रहा। अंतिम लाइन में यही दिया गया है, तो इसका उत्तर यह होगा कि लघुमानों की प्रतिष्ठा। ये एक साधारण सा एक अनुच्छेद था जिसको पढ़ करके हमने आपको बताया कि किस हिसाब से प्रश्न आते हैं, और थोड़ा सा ये नियम कुछ फॉलो करेंगे तो आपके अंतिम पैसे सही होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। 2-3 चीज आप जान लीजिएगा कि आप उत्तर सही करने का निम्नात्मक पद्धति अपनाइए, डायरेक्ट सही पर मत जाइए। कभी कभी बच्चे कुछ गलती करते हैं, इतने ओवर में आ जाते हैं कि सीधा प्रश्न पढ़ते भी नहीं, उत्तर उनको लगा कि ये उत्तर तुरंत टिक लगा देते हैं, यद्यपि बाद में पीछे नहीं लगा रहता है। कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, ऐसा न पढ़ करके प्रेमचंद का उपन्यास है ऐसा मान लेते हैं। नहीं शब्द को पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब प्रश्न को पूरा पढ़ना चाहिए। अगर पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जो लगा था उसकी वजह से आपका एक भी प्रश्न गलत हो जाता है। ऐसा होता है, ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रश्न को पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि पीछे एकदम नहीं लगा होता। आपके समझ में आया है और है को आपने मान लिया प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है, और आपने नहीं पढ़ा, आपने समझा कि है, और जो ऑप्शन इसमें दिया होगा उसको आपने गलत कर दिया। नहीं पूछा है तो उसमें कुछ ऐसे उपन्यासों के हो सकता है उनको प्रेमचंद का नाम, और आपने तुरंत देख लिया गोदान था और प्रेमचंद ऊपर था, तो गोदान प्रेमचंद को रिलेट करके तुरंत गोदान को मार दिया, यद्यपि वो पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो थोड़ा सा प्रश्न के उत्तर को आप निगमनात्मक पद्धति पे लें, जो गलत है उसको हटाएं, जो आपको आता नहीं है वो मैटर नहीं रखता। कौन ये चीज़ है कि ये तो नहीं हो सकता, इस पे आ जाइए, ये नहीं है तो बस ठीक है। दूसरा चीज़ कि आप प्रश्न को हल करें तो उसमें अनसीन पैसेज के अकॉर्डिंग ही चलें। आप अपना नॉलेज वहाँ पर उपयोग, मतलब आप कितना ज्ञान रखते हैं उस विषय के बारे में, वो मैटर नहीं रखता। अनसीन पैसेज क्या करता है ये मैटर रखता है। तीसरा चीज़ मैंने बताया कि शीर्षक अगर पूछता है, शीर्षक लगभग एक ऊपर की लाइनों में होता है, उसको बीच में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसका संदेश जो है नीचे होता है। और एक चीज बताया मैंने कि जो आत्यंतिक शब्द अगर आए हैं, केवल, सभी, प्रत्येक, कोई भी, ऐसा जो शब्द आता ऑलवेज, हमेशा, ऐसे प्रश्न, ऐसे विकल्प लगभग गलत होते हैं, लगभग गलत होते हैं। वो सही होने के चांसेस उसके बहुत कम होते हैं। या तो ऐसा विकल्प कोई धारणात्मक हो तो अलग की बात है, बाकी ऐसा संभव नहीं है, या लगभग गलत ही माना जाता है कि वो भाई उपयुक्त तो सभी अगर आएगा, ऑल द एबव, नीचे आ गया उपयुक्त में से सभी, तो जाहिर सी बात है वो या तो 80% में ऐसा मैटर हो कि सभी लगता है सभी सही होगा तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फैक्ट पे आना चाहिए जिस चीज के बारे में बात किया हुआ। एक आध उदाहरण और,
और सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन के एक ये अनुच्छेद तो आता है हिंदी में, बाकी तो आपके व्याकरणात्मक आते हैं, 20 प्रश्न आते हैं, 18 प्रश्न आते हैं। उसमें आपका भाषा से संबंधित होगा, पर्यायवाची से संबंधित होगा, वर्तनी से संबंधित होता है, विलोम से संबंधित होता है, शब्दयुग में से संबंधित होता है, समास और अलंकार और संधि से संबंधित प्रश्न होते हैं। उन सब पे भी आपको ध्यान देना होगा। केवल अंतिम पैसे से काम नहीं चलेगा, आपको सामान्य हिंदी का नॉलेज भी होना जरूरी है। और सी सेट में ये मान के चलिए, सी सेट को क्वालिफाई करना बिल्कुल आसान है यदि आप उस हिंदी वाले को कवर कर लें। भाई या तो अंग्रेजी या हिंदी दोनों आते हैं, और दोनों में से आपने एक को पकड़ लिया, हिंदी को आपने पकड़ लिया, 16-18 प्रश्न आए थे, अब आपने लगभग 14-15 सही कर लिए, तो जाहिर सी बात है कुछ रीजनिंग के प्रश्न होते हैं वो तो क्वालिफाइंग होता है, जुड़ता तो है नहीं। सी सेट का जो प्रश्न होता है वो क्वालिफाइंग केवल होता है, और उसको क्वालिफाई करने के लिए आपका हिंदी बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है कि आपका 15-16 प्रश्न दे रहा है। केवल क्या करना होगा कि थोड़ा सा सामान्य हिंदी को मजबूत करना होगा, और सामान्य हिंदी में कुछ नहीं है, कुछ वर्णमाला है, कुछ समास है, वर्तनी है, पर्यायवाची है, विलोम है, भाषा है, बोली है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा कवर करना होगा। वर्तनी का गलत न होने पाए, पर्यायवाची 1-2 आया तो वो गलत न हो, ज़्यादा तो आएगा नहीं, 4-6 प्रश्न पर्यायवाची का आ गया, 2 सही कर दिया और 4 गलत हो गया, 1 ही 2 तो आना है। 16 प्रश्नों में सारे व्याकरण के टॉपिक को डिवाइड करता है वो। और एक मेरे पास एक पेपर है, उसमें मैं बता रहा हूँ कि कितने प्रश्न व्याकरण हिंदी व्याकरण से आए हुए हैं। देखिए एक प्रश्न आया है केवल तद्भव तत्सम, एक प्रश्न होंगे, आपने तद्भव तत्सम बहुत पढ़ा, प्रश्न कितना आया है? एक प्रश्न आया है, वो भी संयोग से अगर गलत हो गया तब जान लीजिए गड़बड़ हो गया। नहीं, एक प्रश्न आया तद्भव तत्सम से। एक प्रश्न आया है कि कौन सा शब्द किस भाषा का है, जैसे फारसी, उर्दू, चीनी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, कौन सा शब्द कैसा है, उस चीज़ के बारे में एक प्रश्न आया है। एक प्रश्न आया है अनेकार्थी शब्द, जैसे एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, आपको पता है, एक ही शब्द के कभी कभी बहुत अर्थ होते हैं, तो उसको कहते हैं अनेकार्थी। तो अनेकार्थी का एक प्रश्न आया है। समास का एक प्रश्न आया है। अब समास आपने खूब पढ़ा, पूरे भेद सहित पढ़ा, 6 समास पढ़ लिया, कर्म, धारे, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व और द्विगु सबको पढ़ा, और एक प्रश्न आया, संयोग से वह गलत हुआ तब तो जान लीजिए तो हो गया। बड़ी मेहनत आपने किया, समाज को पूरा पढ़ा, अब एक ही आया और वो भी गलत हो जाए। तो सी सेट में हिंदी को कवर करने के लिए थोड़ा सा व्याकरण पे आपको ध्यान देना है कि जो भी प्रश्न आए वो गलत ना होने पाए। एक मुहावरा आया केवल, मुहावरे बहुत होते हैं, कितना आप पढ़ोगे, मोटी मोटी किताबें हैं मुहावरे की। एक मुहावरा आया केवल, सिर से पानी ऊपर गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना, एक मुहावरा आया। एक विलोम आया है केवल, मतलब सोचिए कि हर टॉपिक को टच किया है और एक एक प्रश्न दिया है, हर टॉपिक से एक एक प्रश्न दिया है। और इसका मतलब कि हर टॉपिक को आप इतना कमांड करके चलें कि ताकि जो भी विलोम आए वो विलोम एक ही आएगा, लेकिन वही गलत हो गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा, वह गलत न होने पाए। एक विलोम आया है। एक क्रिया से आया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इतने चीज आपने पढ़ा तो क्रिया से एक प्रश्न आया। एक भाषा से आया है, बोली से। आयो कहाँ की बोली, मतलब किस भाषा की बोली है। आयो सुने हो कभी, कहाँ की बोली है ये, किस बोली में आयो शब्द प्रयोग होता है? नहीं पता? अवधि नहीं, ब्रज में, बिल्कुल ब्रज में आयो, खायो, गयो ये सब होता है, और ये ब्रज भाषा में प्रयोग होता है। और जिसका बेल्ट है मथुरा आगरा वाला बेल्ट, वहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है।
आयो पूछ लिया कि आयो किस बोली में प्रयुक्त होता है। एक विलोम और आया है, संयोग से दो विलोम आया है। मूक का विलोम पूछा गया है। मूक 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 मान मौन होना। हाँ, वाचाल। वाचाल माने बहुत जो बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। एक वाक्य को शुद्ध करने के लिए आया है। एक वर्तनी से आया है। वर्तनी का मतलब सही शब्द कैसे लिखे जाते हैं, इसको कहते हैं वर्तनी। और एक शब्द, एक प्रश्न पर्यायवाची से आया। किरण का पर्यायवाची शब्द बताइए। कितने लोगों को पता है? किरण। हाँ, इसमें विकल्प मैं बता रहा हूँ। क्या होता है? रश्मि। ठीक, रश्मि है, लेकिन ये कह रहा है किरण का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है कौन है। तो रश्मि आपको पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जानो, और एक आध जानो कि और क्या हो सकता है। तो कह रहा है कि दीप्ति, कह रहा है मरीचि, और फिर कह रहा है पुष्कर। अब इनमें से कह रहा है कि कौन नहीं है। सभी लोग मत बताओ, एक आध दो लोग बताओ केवल, ताकि पता लग सके कि पर्यायवाची भी आप लोग जान रहे हो। पुष्कर नहीं है। पुष्कर माने तालाब। पुष्कर माने तालाब। तो आप देख लीजिए कि 16 प्रश्नों में 16 टॉपिक तक किया है। 16 प्रश्नों में खैर 4 प्रश्न तो अंतिम के आए हैं कंप्रिहेंशन के। बाकी आपके 12 प्रश्न 12 टॉपिक से टच है। 11 टॉपिक से खैर विलोम दो प्रश्न आगे विलोम से। तो अब सोचिए कि हर एक टॉपिक को अगर आप मजबूती से नहीं पकड़े हैं, पता लगा आपका पर्यायवाची कमजोर है तो पर्यायवाची का प्रश्न तो जाएगा। और आना तय है, आएगा तो है। पर्यायवाची से भी आएगा, विलोम से भी आएगा, तद्भव से भी आएगा, शब्द युग्म से भी आएगा, अनेकार्थी से भी आएगा, मुहावरे से भी आएगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय से भी आएगा, बोली से भी आएगा, भाषा से भी आएगा, वर्णमाला से भी आएगा। आना तो तय है। एक ही प्रश्न टच करेगा सबका। और उनमें से अगर कोई भी टॉपिक आपका मजबूत नहीं हुआ तो वो एक प्रश्न आपका कम करेगा। वो रीजनिंग हल करने से ज़्यादा आसान है कि हिंदी सही कर लिया जाए। भाई रीजनिंग आपका दिमाग लगाया, सही हुआ कि नहीं हुआ क्या तो। या तो भाई कुछ बच्चे मैथमेटिकल होते हैं, जिनका मैथ मजबूत होता है, उनकी रीजनिंग भाई जाहिर सी बात अच्छी होती है, वो रीजनिंग सही कर लेते हैं। लेकिन जो मैथ के स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए तो हिंदी एक जान लीजिए औषधि का काम करता है कि ये 16 तो बहुत बढ़िया काम करता है। ये 16 प्रश्न तो सही हो जाते हैं। बाकी कुछ रीजनिंग होंगे, कुछ ऐसे तुक्का लगता ही है 2-4 तो सबका। तो अभी क्लास लगेगा कि नहीं नेक्स्ट में ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन हिंदी में व्याकरण में अगर किसी को किसी टॉपिक पे कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो उसकी चर्चा वो करे और उसका यहाँ पर जो है उसका सोल्यूशन लिया जाए। बाकी अनसीन का एक मेथड है, एक रूल है जो हमने समझा, वो आपको बताने का प्रयास किया। अनसीन को इस हिसाब से सही करें तो आपके प्रश्न सही होने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी और मैंने कहा ना कि अनसीन को पहले पढ़ो मत, पहले प्रश्न इंफॉर्मेशन ले लो कि जो प्रश्न पहला नंबर 1 है वो सूचना क्या दे रहा है आपको, और उसको विकल्पों से कोरिलेट कर लो कि विकल्प में दिए क्या क्या गए। उसके बाद आप अनसीन पे आइए और उसको पढ़िए और देखिए, तो उसका कोई न कोई हल यहाँ पर रखा हुआ रहता है। लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं होता। वो बताया नहीं कि हाई स्कूल और इंटर वाले बच्चों की तरह कि वो तो पहला वाला प्रश्न देखेंगे, उसका वही लाइन सेम टू सेम अगर अनसीन में मिला तो उसी लाइन को उतार करके यहाँ रख देते हैं। लेकिन वो हाई स्कूल लेवल पे चलेगा, आपके लेवल पे नहीं चलेगा। आपको सही आंसर देता है और उसको जो है कौन सा ऑप्शन गलत है पहले वो हटाने का प्रयास कर लीजिए, सही अपने आप निकल जाएगा। निगमनात्मक मेथड से आइए कि सही है कि नहीं है, पता है कि नहीं है, वो मैटर नहीं है, क्या गलत है ये देखिए, तुरंत डिलीट कर दो। और हिंदी के व्याकरण से और कोई टॉपिक पे किसी पे और कोई चर्चा
तो लोग जैसे एक्टिव मोड में नहीं हो, मतलब जैसे लगता है कि सब कुछ क्लियर है। भाई आप यहाँ आए हैं, 1.5 घंटा का अगर समय दे रहे हो तो जो हमको जीएस को हम पढ़ा नहीं रहे हैं कि जीएस में तमाम चीज़ें हैं, क्या चीज़ पूछोगे क्या नहीं पूछोगे। हिंदी के मैटर पर ये क्लास मिली है, और हिंदी के मैटर पे क्लास जो मिली है वो भी सीसैट से संबंधित है, और सीसैट के हिंदी के केवल 15-16 प्रश्न आने हैं, उसी से संबंधित वार्तालाप करना है 1.5 घंटे में। तो उसमें से कोई आपको कोई कहीं पर कोई समस्या किसी टॉपिक पे हो तो उसका समाधान किया जाए। और मैं खास करके ये कहूँगा कि वर्तनी के जो प्रश्न होते हैं उस प्रवर्तनी को अगर आप सही बोलना सीख जाओगे तो सही लिखना भी जाने। वर्तनी गलत तब होता है जब आप वर्तनी को सही पढ़ते नहीं हो। अगर च्यवनप्राश को च्यवनप्राश पढ़ोगे तो गलत लिखोगे, और जहाँ च्यवनप्राश लिखा होगा वो गलत भी कर दोगे, उसको सही मानोगे, क्योंकि आपने च्यवनप्राश ही बार बार पढ़ा, च्यवनप्राश नहीं पढ़ा। आप समझ रहे हैं? वर्तनी का मतलब ये होता है कि जो भी शब्द हैं वो शब्द सही आपने उच्चारण किया, और सही आपने अगर उच्चारण किया तो आप लिखने में भी गलती नहीं करोगे। जहाँ सही लिखा होगा वो आप तुरंत आप पकड़ लोगे कि कोई ये तो यही है, ये वाला हो नहीं करता। वर्तनी में सावधानी कीजिए। और वर्तनी के केवल ये तो सीसैट है, बाकी कोई अगर पेपर होता है सामान्य जैसे बीएड का एग्जाम है और एसएससी का है, वनडे कोई एग्जाम हो, तो वहाँ पर तो खींच के फिर सब बहुत आते हैं, सब वर्तनी वाले वर्तनी वाले 5, 6, 7, 8 प्रश्न आ जाते हैं एकाएक। आशीर्वाद सही कैसे होगा, मैथुन कैसे सही होगा, श्रृंगार कैसे सही होगा, कुछ श्रृंखल कैसे सही होगा, और शहीद कैसे सही होगा, ये सारे चीज आते हैं और ये लगभग आते हैं वनडे एग्जाम में। अभी बीएड का एग्जाम होगा, 50 सामान्य हिंदी आएगी, इसमें से कितने लोगों ने बीएड का फॉर्म डाला? बीएड का फॉर्म डाले हो 50 तो उसमें हिंदी आएगी, और 50 में ये मान चलना 5 तो वर्तनी से रहेगा, पर्यायवाची रहेगा, विलोम रहेगा, तद्भव तत्व रहेगा, वो सारी चीजें रहेंगी, वर्तनी से भी रहेगा। और एक इसमें वर्तनी का प्रश्न आया है, तो आप लोग नहीं पूछेंगे तो हम नहीं पूछेंगे, तो ये तो है, तो आप लोग नहीं पूछेंगे।
इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अब देखो यही पूछनी पहली जैसा हो रहा है, दूसरा तीसरा पांचवा। ये मान लीजिए सीसेट का प्रश्न, सीसेट का है भी, ऐसा नहीं कोई कहीं मैं अपने आप से दिया हूँ। ये प्रश्न है यूपीपीएससी का पेपर है। लास्ट वाला सही है, बाकी सब गलत है। अरे वाह, मैंने कहा पूछो तो आपने कुछ पूछा नहीं, अब हम पूछ रहे हैं तो जवाब दीजिए भाई, ऐसे सीखें कैसे होगा? 16 प्रश्न आते हैं, 1-2 वर्तनी के आ गए तब तो हो गया। बीएड का एग्जाम दोगे, वर्तनी के 4-5 प्रश्न आएंगे, 4-5 फिर गलत हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? पहला वाला सही कर रहे हो। अब इसमें निगुणात्मक मेथड लगाइए, डिडक्टिव मेथड, कि कौन सही है ये तो नहीं पता है, गलत कौन है ये काटो। स्थान गलत है। चलो अब आपकी प्रोबेबिलिटी 3 प्रश्नों पे आ गई, मतलब अब आपके दिमाग कहाँ चलेंगे? 3 पे चलेंगे। एक तो निकाल दिया आपने, मिष्ठान में गलत। और कौन गलत काट निकाल रहे हो? देखिए ऐसा है, कोई सेकंड को काटेगा तो हो सकता है कोई फर्स्ट को काट रहा हो, ऐसे नहीं। ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, इस हिसाब से हल कीजिए। पहले वाले ऑप्शन को कितने लोग डिलीट करना चाहते हैं या सही मानते हैं? दोनों चीजें। सही मान रहे हो, गलत मान रहे हो? गलत वाले कितने लोग हैं? जो अधीन लिखा है वो गलत है। अच्छा ठीक है, बहुत सही, अच्छी संख्या है। और सही वाले कितने लोग हैं? यार भाई साहब आप अकेले हो। अब सोच लीजिए कि इतने लोगों का दिमाग प्लस एक लोगों का थोड़ा सा, अब आप अपने बारे में विचार करें कि इतने लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में ये सोचो क्या सही क्या होगा। इसको भी है, चलो इनके अनुसार और लोगों के अनुसार हमने हटा दिया। अब आपके विकल्प केवल 2 हैं और आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 हो गई। अच्छा आखिरी वाला सही कितने लोग मानते हैं? अच्छा अब आखिरी वाला गलत कितने लोग मानते हैं? आधा लोग तो हाथ नहीं उठा रहे, कहीं गलती तो हो जाए। इसको सही मानने वाले लगभग 4-5। अरे ऐसे डर करके नहीं लगता है साहब, फ्रैंक हो एकदम। अगर कॉन्फिडेंस है तो उठाओ, निगेटिव मार्किंग होता पता लगा, गलत निगेटिव में भी चला जाएगा। सही का सही मानते हो? अच्छा लगभग 50% लोग इसको सही मानते हैं और 50% मान रहा हूँ कि इसको सही मानते हो बस। ठीक, तो 50% इसको सही मानते हैं। ठीक, 50% लोग इसको सही मानते हैं तो मतलब इसको गलत मानते होंगे, और जो इनको सही मानते हो इनको गलत मानेंगे। एक को तो गलत मानना ही पड़ेगा। और आपके दिमाग में कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों यार सही है, ये ऐसा भी होगा कि लगता है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। देखिए फर्स्ट वाला सही है, ये वाला सही है। देखिए इतना सटीक विकल्प है, इसमें सामान्य रूप से सही करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही आते हैं पेपरों में, तो मतलब इतना सटीक आप रखें वर्तनी अपने को कि ताकि गलती ना होने पाए। आप गलत पढ़ते हो इसलिए गलत लिखते हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन जो आप करते हो आधीन का करते हो, इसीलिए गलत करते हो। शब्द अधीन है, अधीन होता है, मैं तो कह रहा हूँ ना, अधीन शब्द है, आधीन शब्द नहीं है। पर धन अधीन, देखिए बराबर पराधीन,
तो अधीन गलत है, सॉरी अधीन गलत है, तो सही क्या है? अधीन शब्द। ठीक। मिष्ठान में गलत है। समस्या असामयिक और व्यवहारिक में देखिए ये गलत है। व्यावहारिक शब्द है, व्यवहारिक शब्द नहीं। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। इसको कुछ लोग इसलिए गलत मानते होंगे कि होता है असामयिक, ऐसा कहते होंगे। इनके असामयिक निधन पर ऐसा लिखा होता, कार्डो वर्डो में लिखा रहता है असामयिक, नहीं आ लिखा रहता है, लेकिन सही है असामयिक। असामयिक क्योंकि शब्द क्या है? असमय। तो इसलिए ये सही है। तो ये 50% वालों का 1 नंबर सही है, बाकी सब लोगों का 1 नंबर गया, चाहे इतना वर्त नहीं पड़ा हुआ आप लोगों ने। ठीक है, ऐसे ही वर्त नहीं आते हैं। और हमको लगता है ऐसे शब्दों की सूची अगर हो तो 50, 60, 70 शब्द ही आएंगे। सोच करके देख लीजिए कि 50, 60 शब्दों से ज़्यादा क्या होगा। कठिन शब्द लगभग यही मिलते रहते हैं हर जगह, हर पेपरों में यही घुमा फिरा करके यही तो होते हैं। अनुग्रहित लिखो, मिष्ठान लिखो, असामयिक लिखो, कुछ श्रृंखल लिखो, श्रृंगार लिखो, शुश्रूषा लिखो। यही शब्द आपको घूम घूम करके सारे पेपरों में, आप 10 साल का पेपर कोई उठा करके देख लीजिए, इन्हीं में से शब्द न हो पता नहीं, सारे यही होते हैं। कठिन शब्द इतने होते हैं जो जनरली चलते रहते हैं, तो आप उनकी एक सूची बना लीजिए और उसी को सही वाला लिख लीजिए, 2-4 बार देख लीजिए। हलंत उलंत का दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि वर्तनी का मतलब फिर एकदम वर्तनी, वहाँ हलंत का भी मायने होगा। ऐसा नहीं कि हलंत कोई वैल्यू नहीं रखता, सही वाले में तो हलंत ही देखा जाएगा। एक पे हलंत नहीं होगा, एक पे होगा, बस इतने में गलती सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? एक दूसरा वर्तनी, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? इनमें से कौन सही है? दूसरा। कितने लोग हैं? सही है, सही पूछ रहा हूं मैं, गलत नहीं। इनमें से सही कौन है? इनका जवाब आ गया है, बाकी और लोगों का जवाब नहीं आ रहा है। ये सही मानते हो?
और अत्यधिक सही है, और बाकी सन्यासी सही है, संन्यास सही है, चलो उनके अनुसार संन्यास सही है। और एक बचा, इसको भी सही करने वाले कोई है? ऊपर वाला चलो ठीक है, आपके वाली भी हो गई। अच्छा, ये अगर गलत है तो सही क्या होगा? डबल त आएगा दोनों। हाँ बस समझ गई आपकी बात। डबल त होगा, कहने का मतलब अगर महत्व शब्द लिखा जाएगा तो उसमें दो त आधा रहेंगे। बात समझ गए? जैसे ऐसे दोनों त आधा रहेंगे, महत्व महत्व बराबर महत्व, तो दो त हो गए, इसमें एक त था तो गलत है। ठीक है, अत्यधिक अनुग्रहित को सही कितने लोग मानते हैं? सही मानते हैं, अनुग्रहित सही है। देखिए, ये एक्चुअली जो सही मानते हैं वो कार्ड वाले होंगे, शादियों के कार्ड में आता है, आप पधार करके हमें अनुग्रहित करें, होता ना, कार्ड वाले जितने लोग हैं वो अनुग्रहित को सही मानते हैं, और कार्डों में लिखा भी होता है अनुग्रहित, और सही क्या है? अनुग्रहित। री होता है, री, अनुग्रहित। संन्यास सही नहीं है, गलत कर रहे हो, ये संन्यास है। ये संन्यास सही होगा, अत्यधिक सही है, अत्यधिक में कोई शंका नहीं है। बाकी इनके सबके सही ये है। अच्छा, मान लीजिए इसी को इसमें कहा कि सही वर्तनी कौन है। कभी कभी कहता है सही कौन नहीं है, और जब सही कौन नहीं है इसका मतलब तीन सही होते हैं, वो ज्यादा टफ होता है निकालना, वो ज्यादा कठिन होता है। सही को जानना तो ठीक है, एक ही विकल्प देखना सही कौन है, बाकी सब छोड़ो, लेकिन कौन सही नहीं है इसका मतलब तीन सही होते हैं, और तीन सही वाले में एक गलत निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वर्तनी का थोड़ा सा आप लोग अभ्यास करें। बोली और भाषा को आप जान लीजिए। 5 बोलियों की 18 बोलियां हैं, 5 भाषाओं की 18 बोलियां हैं। उन बोलियों को किस वर्ग में कौन कौन सी आती हैं उनका यहाँ पर चिन्ह भी जान लो। यहाँ पर देखो पूछा गया है कि आयो किस भाषा की बोली है और कहाँ पर चले, उसका क्षेत्र जानते रहो। और ये ब्रज भाषा की बोली में ये युक्त होता है, प्रयुक्त होता है, इसका मतलब है कि आप 18 बोलियों को किस किस वर्ग में, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ये सारा वर्ग बना करके आप, किताबों में तो लिखा हुआ है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि वो देखना पर है। एक बार दो बार आप रिपीट कर लीजिए तो 5 भाषाएं और उसकी 18 बोलियां, बस गिनती क्लियर हो जाएगी। क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ये 5 पार्ट हैं। जो इन 5 पार्टों से मान चलिए कि 2-3 प्रश्न आना तय है किसी भी परीक्षा में, और खैर वनडे एग्जाम या बीएड के एग्जाम में तो ज़्यादा ही आएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय से कोई बहुत टफ नहीं होता, केवल एक बार जानकारी होना चाहिए कि वास्तव में संज्ञा कौन सी चीज़ होती है और उसके भेद कितने होते हैं, सर्वनाम क्या होता है उसके भेद कितने होते हैं, क्रिया क्या होती है, कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सी संयुक्त क्रिया है, ये सारा चीज़ जान करके, और फिर विशेषण और अव्यय, इनको जान लेने से 2-3 उदाहरण आप अपने हिसाब से हल करके देख लें, और उसके बाद इन व्याकरणों के सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। और खास करके बीएड एग्जाम में तो ज़्यादा आता है, इसलिए उसको डीप में पढ़ना चाहिए। कई कई संज्ञा के 3 भेद देते हैं, कई कई संज्ञा के 5 भेद देते हैं। आप लोग क्या मानते हो, संज्ञा के कितने भेद हैं?
भाई संज्ञा के कितने भेद हैं? किसी कोई बोल ही नहीं रहा, बड़े यहाँ से अरे कुछ तो बोलो यार, गलत नहीं, क्या फर्क पड़ता है? ये कोई इंटरव्यू थोड़ी नहीं हो रहा है? 5 3 नहीं होगा? तीन नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? पढ़े 5 है, किताब में लिखा है, बस बात खत्म। 5 है तो 5 है। हाँ ठीक है, 5 ही लिखना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे स्वरों की संख्या के बारे में कहीं 11 कहीं 13, लफड़ा हो जाता है पूरा। व्यंजनों की संख्या के बारे में हो जाता है। टोटल वर्ण तो 52 है, ये सबको पता है, लेकिन व्यंजन स्वर कितने हैं ये गड़बड़ हो जाता मामला। कहीं 13, कहीं 11, कहीं 10। तो किताब ऑथेंटिक रखोगे तो ऑथेंटिक नॉलेज होगा, और अगर ऐसे इधर उधर की किताब पढ़ोगे तो उसमें तो उल्टा पलटा रहेगा, फिर ऊपर से गलत। आपने पढ़ा है, बड़ा कॉन्फिडेंस से उसको करके आओगे कि स्वर संख्या 13 है, क्योंकि आपने किताबें पढ़ी है, और जब आप पढ़े हैं तो गलत कैसे करेंगे? यद्यपि ऐसा नहीं है। स्वर की संख्या केवल 11 है, व्यंजन की संख्या केवल 33 है, बाकी सब वर्ण संयुक्त है, विगुण है, अंतस्थ है, ऊष्म है, जो भी है, अनुस्वार है, विसर्ग, सबके उसके भेदों को भेद है, और उसमें उनका डिवाइड किया जाता है। केवल स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म यही व्यंजन में आएंगे, बाकी और कोई व्यंजन में नहीं होता। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ही व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो भी आपका छत्र ज्ञा है, याड़ा है, अंग है, ये सब व्यंजन नहीं है, ये व्यंजन की कोट में नहीं है। तो स्पर्श 25, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, 8, 25, 33, 25, 8, 33 ही व्यंजन है। बाकी जहाँ कहीं लिखा होगा कहीं 39, कहीं 40, कहीं 43, ये सब गलत है, ठीक है ना? तो कम से कम ये एकदम ऑथेंटिक क्लियर आपको रखना है। अगर हिंदी की और कोई क्लास होगी तो व्याकरण से संबंधित चर्चाएं और होंगी। अभी तो एक क्लास है, और एक क्लास में जो होना था 1 घंटे 1.5 घंटा का क्लास होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास अब किसका है? जीएस का है। जीएस का रीजनिंग सीस है। आप सीसेट में वो रीजनिंग टॉपिक होगा। सामान्य हिंदी का अलग टॉपिक हो गया, कम्प्रिहेंशन या सामान्य हिंदी। अब रीजनिंग का मतलब होता है मैथमेटिकल, थोड़ा सा तार्किक योग्यता, मतलब तो कौन सा पढ़ाते हैं रीजनिंग? कौन सा पढ़ाते हैं? भोपाल का। हमने एक बार शायद क्लास लिया था तो आपको वर्तनी पढ़ाया था, वर्तनी का एक चार्ट दे दिया था, उसमें 50-60 शब्द थे। तो अगर आपके लोगों के पास होगा तो आपका काम करेगा, उतने में से मिल जाता है, कहीं बाहर से नहीं आएगा।
टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ा है? तो पढ़ना ही थी। दिमाग खराब कर लिया एक का सीट। ये हिंदी जब आती है तो उसमें समझेंगे। बहुत सारा है क्या इतनी दूर से आती हो पैदल, फिर एक क्लास पढ़ के चली जाती, एक डेढ़ घंटा तक तो आने जाने में लगता हो। क्या लगा